नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और फटाफट से जुड़ जाएंगे सभी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 8 बज चुके हैं हर बार की तरह। तो ये क्लास आपकी मंडे से लेकर सैटरडे तक रेगुलर रहती है और संडे को करंट अफेयर स्पेशल क्लास रहती है 8 बजे। टाइमिंग फिक्स है जीएसजी के करंट अफेयर का, रात को 8 बजे सातों दिन। तो 6 दिन मंडे टू सैटरडे जीएस प्रैक्टिस और संडे को करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हाँ भाई, चल रही है ना अच्छे से? देखो बोल रहा है। बस ऐसे ही टेस्ट में अच्छे से स्कोर करना है आपको। ठीक है दोस्त, तो इस बार एनटीपीसी और एसएससी जीडी मैं तो कह रहा हूं दोनों में ही सिलेक्शन ले लो। चॉइस आपके सामने होनी चाहिए ना, किसको ज्वाइन करें। जज्बा ये होना चाहिए, इस लेवल की मेहनत करनी है आपको कि ऑप्शन 2 हैं आपके सामने और दोनों में सिलेक्ट हो गए हो और आपको कहना है, चूज करना है कि अब मैं किस में जाऊं। उस दिन का जो खुशी होगी उसको आप महसूस करके देखो। तो महसूस तो तब करना, पहले मेहनत कर लो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। सवाल आपके सामने है, राइट टू वोट। राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार। वोट देने का जो अधिकार है वो इंडिया में कैसा अधिकार है? भारत में जो वोट देने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? तो देखो, क्या ये मौलिक अधिकार है? क्या ये मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो जो हमारा वोट देने का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। कैसा है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, क्लियर? तो इसको 2009 में एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, फैसला सुनाया था 2009 में। कब? 2009 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने ये फैसला सुनाया था। और ये फैसला कौन सा था? इस फैसले का नाम क्या था? तो फैसले का नाम था कुलदीप नायर बनाम, कुलदीप नायर बनाम भारत संघ। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 में ये फैसला सुनाया इसमें कि जो राइट टू वोट है यानी कि वोट देने का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है। एक कमेटी ने यह भी सजेस्ट किया था कि जो राइट टू वोट है यानी कि वोट देने का जो अधिकार है इसको फंडामेंटल ड्यूटी बना दो यानी कि मौलिक कर्तव्य बना दो। मौलिक कर्तव्य बना दो, ऐसी सिर्फ सिफारिश की गई थी कमेटी के द्वारा, लेकिन सरकार ने वो मानी नहीं। कमेटी ने सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने वो सिफारिश मानी नहीं। इस सिफारिश में कहा भी गया था कि जो वोट देने का अधिकार है उसको मौलिक कर्तव्य बना दो, ये कर्तव्य है आपका। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 21वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब यहां देखो आप, जैसे बात यहां फंडामेंटल राइट्स की हो रही है तो मैं कई क्लास में आपको इन चीजों का रिवीजन करा चुका हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि हर क्लास में कुछ ना कुछ रिवीजन होता रहे आपका, तो बार बार आपके सामने वो चीजें आएंगी तो आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में जब आप प्रश्न पत्र में प्रश्न देखेंगे तो आप सही आंसर टिक कर पाएंगे उसका। ठीक है, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रतिस्पर्धा का जो समय है, कंपटीशन का जो टाइम है, इसमें एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप गलती तो बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं, जो है मतलब एकदम डेडिकेटेड हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो एक भी प्रश्न की गलती आप स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो कोई भी गलती हमें नहीं छोड़नी है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हर क्लास में कुछ न कुछ रिवाइज करा दूं मैं आपको। फंडामेंटल राइट्स ये बेसिक राइट है,
जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार बोला गया है। ये हमने अमेरिका से कॉन्सेप्ट लिया है, भाग 3 में आते हैं ये, है ना, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट आपको न्याय देने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का काम करता है। ठीक है, शुरुआत में फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन बाद में कितने हो गए, बाद में 6 हो गए। एक बीच में हट गया, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार बीच में हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को नई जगह मिल गई 300A, आर्टिकल 300A, और लीगल राइट इसको बना दिया गया। क्लियर है? चलो आगे। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको दी गई है? संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू, इंप्लीमेंट करने की जो शक्ति है, एनफोर्स कहेंगे इसको, एनफोर्स करने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? भारत में सभी न्यायालयों को दी गई है, यानी कि सभी न्यायालयों में तो सभी न्यायालय आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा, हाई कोर्ट भी आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाएंगे और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी आ जाएंगे। क्या सभी न्यायालयों को फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की जो है, प्रभावी करने की शक्ति दी गई है? गलत बात है। संसद को दी गई है? नहीं। राष्ट्रपति को दी गई है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है मौलिक अधिकारों को एनफोर्स करने की शक्ति दी गई है। मतलब मौलिक अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनकी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनकी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। अब यहां पे मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के जरिए रिट जारी करने का काम करता है, आदेश जारी करने का काम करता है अगर किसी का उल्लंघन किया जाता है तो। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के जरिए जो है, अनुच्छेद आर्टिकल 226 के जरिए आदेश रिट जारी करने का काम करता है। तो इसका समाधान यही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुरक्षा करता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत सुरक्षा करता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि देखो, जो संविधान है भारत का, जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, अब संविधान का गार्जियन यानी कि संरक्षक, संविधान का गार्जियन, संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च न्यायालय है, तो जो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो संविधान का संरक्षक माना जाता है, संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो इसलिए जो न्यायपालिका है, भारत में जो न्यायपालिका है वो एक तो स्वतंत्र है, एक तो स्वतंत्र है और दूसरा एकीकृत है, एकीकृत यानी कि इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। भारत में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। स्वतंत्र का मतलब कि किसी सरकार के हस्तक्षेप में काम नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और एकीकृत का मतलब पूरी न्यायपालिका पूरे देश के लिए एक है। जिस प्रकार सरकार की जो शाखा है, जैसे कि विधायिका है जो कानून बनाने का काम करती है, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका है जो कानून को फॉलो करवाने का काम करती है, कार्यपालिका, और जो न्यायपालिका है वो लोगों को न्याय देने का काम करती है, संविधान की संरक्षक भी है। तो देखो, विधायिका और कार्यपालिका को हम केंद्र और राज्य में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। विधायिका केंद्र की अलग होती है जिसे हम संसद कहते हैं, राज्य की विधायिका अलग होती है जिसे विधानमंडल कहते हैं। कार्यपालिका भी केंद्र की अलग होती है, केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी ये आ जाते हैं। वहीं राज्य की कार्यपालिका अलग होती है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता ये आ जाते हैं। लेकिन न्यायपालिका को हम केंद्र राज्य में अलग अलग बांट नहीं सकते, न्यायपालिका पूरे देश के लिए एक है, पूरे देश के लिए एक है।
ठीक है, न्यायपालिका पूरे देश के लिए एक है, इसलिए न्यायपालिका को कहते हैं कि न्यायपालिका एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, सो इन इंडिया वी हैव अ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का गठन करता है? यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भाग हैं जिनसे मिलकर ही विश्व बैंक बनता है? तो विश्व बैंक एक अकेला विश्व बैंक नहीं है, विश्व बैंक समूह है, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। उस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कई संस्थाएं आती हैं। तो सामने आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यानी कि इसे बोलेंगे आईबीआरडी, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, आईएफसी बोलते हैं इसको। तीसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको आईडीए बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। और चौथा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आपसे सवाल पूछा गया है, ये जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक किन किन से मिलकर बनी होती है? तो देखो भाई, विश्व बैंक में यहां हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पहला आईबीआरडी, दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तीसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, चौथा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, और पांचवा है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इन सब से मिलकर ही विश्व बैंक का निर्माण होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? और दूसरा जवाब देना है विश्व बैंक के जो है अध्यक्ष कौन है अभी? विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी? तो एक तो विश्व बैंक का मुख्यालय बताना है आपको, दूसरा विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वो बताना है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना एक ही साथ हुई। ठीक, और इसीलिए इन्हें ट्विन ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। ट्विन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जुड़वा संस्थाएं, क्योंकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। किस मीटिंग के बिहाफ पर हुआ? तो ब्रिटेन वुड मीटिंग के आधार पर ये ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बनी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जिसमें वर्ल्ड बैंक इन सब से मिलकर बनी होती है, आईएमएफ एक सेपरेट संस्था है। वर्ल्ड बैंक भी कर्ज देती है, आईएमएफ भी कर्ज देती है, लेकिन दोनों का मकसद अलग अलग है। विश्व बैंक ऋण देती है सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए, और वहीं आईएमएफ ऋण देती है, लोन देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री उसको बोलते हैं जिस देश के चारों तरफ जमीन ही जमीन हो, पानी ना हो। ऐसा देश जिसके चारों तरफ जमीन ही जमीन हो, पानी ना हो, तो उसे लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, यानी कि जमीन से घिरा हुआ देश। अब भारत है, भारत के तो एक देखो, बंगाल की खाड़ी भी है एक तरफ जो है अरब सागर भी है, नीचे श्रीलंका वाला पाक स्ट्रेट भी है, तो तीनों तरफ पानी है भारत के। तो इंडिया लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? बेल्जियम, रोमानिया, यूक्रेन, हंगरी। तो हंगरी जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, हंगरी जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहां देखो, ये है हंगरी, हंगरी देश, और ये चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है, पानी नहीं है। अब यहां एक बार क्विकली हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एशिया
एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया और मंगोलिया। ये एशिया की कंट्री हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। और वहीं यूरोप की कौन सी कंट्री हैं जो लैंडलॉक्ड हैं? तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, हंगरी जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये यूरोप में आता है। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, एंडोरा, सीज और रिपब्लिक मैसिडोना और मोल्डोवा और सैन मैरिनो, स्लोवाकिया, बेलारूस, वेटिकन सिटी। वहीं अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? तो बुर्किना फासो, छाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी और लेस्थो और नाइजर, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया, मालवी और साउथ सूडान एंड स्वाजीलैंड। ये जो है अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्री है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है दोस्त, बता दो एक बार फटाफट से। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इनके जजेस जो न्यायाधीश होते हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है? पहला, मुख्य न्यायाधीश की इच्छा से, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है, डी वाई चंद्रचूड़। ये आपके करंट सीजीआई है। इसके बाद नवंबर से नए सीजीआई आएंगे, दैट इज संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। डी वाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं और ये 51 नंबर के होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा से? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? नहीं। डी, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो बता दो भाई, 25वें का आंसर बता दो फटाफट से। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट में लाई जाती है। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यानी उनको हटाने की प्रक्रिया पास हो जाएगी, तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन जजेस को हटा देंगे, यानी कि डी आंसर है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। ठीक, क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 नवंबर 1950 को हुई। शुरुआत में इसमें न्यायाधीश कितने थे? शुरुआत में इसमें जजेस की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34। 8 जब संख्या थी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, तो 8 में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, बाकी अन्य जज होते थे, अन्य जज। ठीक, 34 जब संख्या है तब भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और दूसरे 33 अन्य जज होते हैं, अन्य जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। फिर राष्ट्रपति जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति सलाह लेंगे किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के जंक्शन पर स्थित है? यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सी हिल्स है जिसके तीनों तरफ, एक तरफ कर्नाटक, दूसरी तरफ केरल, तीसरी तरफ तमिलनाडु है,
वो कौन सी हिल है? तो नीलगिरी जो हिल्स हैं, नीलगिरी जो पहाड़ी हैं, उनके तीनों तरफ, एक तरफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इस तरफ तीनों तरफ ये राज्यों से घिरा हुआ नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी हिल्स हैं। ये याद रखना है आपको। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में सत्य नहीं है? भारत में जो राज्यपाल होता है, भारत में जो राज्यों का राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला पढ़ लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमें असत्य बताना है, ध्यान रखना कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला तो सत्य हो गया। दूसरा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह सही बात है, बिल्कुल हो सकता है। सी, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, बिल्कुल सही बात है। डी, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करती है तो उसे समय से पहले हटाया जा सकता है। तो आपको इन चारों में से राज्यपाल के संदर्भ में जो गलत है वो बताना है। तो देखो भाई, पहला बिल्कुल सही है कि भारत के में राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। दूसरा भी सही है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है एक ही समय पर। तीसरा, इसकी अवधि 5 साल की होती है, सही है। डी गलत है भाई। राज्यपाल को हटाने के लिए किसी विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करवाना नहीं होता। राज्यपाल को जिस प्रकार राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति चाहे जब राज्यपाल को पद से हटा भी सकते हैं। तो उनको पद से डायरेक्ट हटा दिया जाता है। उनको पद से हटाने के लिए राज्य के विधानमंडल में कोई प्रस्ताव पारित नहीं करवाना होता। ये तो राष्ट्रपति की इच्छा पर है। राष्ट्रपति नियुक्त भी करते हैं और राष्ट्रपति उन्हें 5 साल से पहले, समय से पहले हटा भी सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म सिस्टम शुरू किया है? ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं, पिंक अलार्म सिस्टम। तो देखो, महाराष्ट्र में एक केस हुआ था, तो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मेडिकल कॉलेजों में और अस्पतालों में एक पिंक अलार्म सिस्टम शुरू किया गया है। वो कहां, किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। उनकी सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का प्रभार इस प्रकार है। देखो, जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी कहां से दी जाती है? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी कहां से दी जाएगी? तो ये सैलरी उनकी दी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, यानी कि राज्य की, और जो है संचित निधि, समेकित नहीं है, राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। और जब हाईकोर्ट के जज रिटायर हो जाएंगे तब उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाएगी, भारत की संचित निधि से दी जाएगी। तो ध्यान रखना, जब तक वो कार्यरत हैं तब तक तनख्वाह, सैलरी उनकी राज्य की संचित निधि से दी जाएगी, राज्य देंगे, राज्य सरकार सैलरी देती है। और जब वो रिटायर हो जाते हैं हाईकोर्ट के जज, तो उनकी पेंशन केंद्र सरकार देती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, भूलने के चांस है, याद रखेंगे इसको। ठीक, व्यापार करने में आसानी सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स करंट का प्रश्न है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, बताओ। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO,
वर्ल्ड बैंक ग्रुप, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, यूरोपियन यूनियन यानी यूई। तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की 2023 में कितनी रैंक आई है? 63 आई है 190 देशों में। 190 देशों के लिए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत की स्थिति 63वें नंबर पर है। क्लियर? तो दोस्त ये हमने सवाल डिस्कस किए, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेके मानना है, तब तक रुकना नहीं है। जय हिंद।